Hello, good morning everybody. Once again, I am Asutosh with the new topic. आज से हम लोग वेव ऑप्टिक्स का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम लोग हाइगेंस प्रिंसिपल को सीखेंगे। तो पहले वेव फ्रंट देखते हैं कि वेव फ्रंट क्या है, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा पहले इनिशियल देखते हैं। मान लीजिए एक चार्ज बॉडी है Q, ठीक है। तो Q चार्ज बॉडी से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हम लेते हैं P, और इस P पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालने की कोशिश करते हैं। तो पोटेंशियल का वैल्यू हम जानते हैं, एक पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल का वैल्यू 1/4πε0 Q/R होता है, ठीक है। ये रिजल्ट हम लोग सीख चुके हैं। अब क्या करें कि अब इस R डिस्टेंस को फिक्स कर दें, ठीक है। और R डिस्टेंस फिक्स करके हम इस चार्ज बॉडी के चारों तरफ घूम जाएं। तो एक सरफेस मिला है आपको। इस सरफेस के प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल निकालिए। तो ये प्रत्येक पॉइंट इससे R डिस्टेंस पे है, तो हर जगह पोटेंशियल सेम आएगा आपको। इज इट और नॉट? तो हर पॉइंट पे आपका पोटेंशियल सेम आएगा। तो हम इसका नाम क्या देंगे? तो इसका नाम हम लोग देते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब वैसा सरफेस जो इक्वल पोटेंशियल वाला जो पॉइंट है, उन सारे पॉइंट्स को जोड़ने से मिले, ठीक है। जितना भी पॉइंट इक्वल पोटेंशियल पे है, उन सबको जोड़ने से जो सरफेस हमको मिलता है, उस सरफेस का नाम हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस देते हैं। और यहाँ पे ये भी पढ़े थे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हम फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ओके। ई की दिशा जहाँ भी आप निकालिएगा तो इस सरफेस पे ई हमेशा परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पे होगा। इस कंसेप्ट को हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। तो इसी आधार पे हम लोग वेव फ्रंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे वाटर है, कोई नदी है, पानी है, सो फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब हम इस वाटर में किसी भी पॉइंट पे एक स्टोन थ्रो कर दें। बाहर से हम एक पत्थर फेंक दिए। तो पत्थर फेंकते हैं तो आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि पानी के सतह पे, सरफेस पे एक वेव का क्रिएशन हो गया, और हर दिशा में वेव निकलने लगा, हर दिशा में ये वेव चलने लगा, ठीक है। आप देखते हैं ऐसा। तो एक क्रेस्ट और ट्रफ के रूप में आप देखते हैं पानी को फैलते हुए, ठीक है। तो आप जहां पे पत्थर को ड्रॉप किए हैं वहां से इक्वल दूरी पे देखिए। इक्वल दूरी पे आप चारों तरफ देखिए, तो यू विल फाइंड व्हाट। आप देखेंगे कि इक्वल दूरी पे हम देखते हैं तो पानी का सतह हमको एक समान नजर आता है। एक समान का मतलब कि पानी अगर ऊपर उठा हुआ है तो सब जगह ऊपर उठा है, और अगर पानी धंस गया है वहां पे तो सब जगह धंसा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इन सारे पॉइंट्स को बोलेंगे कि ऑल द पॉइंट्स आर विब्रेटिंग इन द सेम फेज। एक ही स्थिति है सारे पॉइंट्स का। तो जहां पे आप पत्थर डालें वहां से इक्वल दूरी पे देखिए। आप थोड़ा और बड़ा दूरी पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे जितना भी पानी का जो मॉलिक्यूल्स है वो सब सेम स्थिति में है। अगर ऊपर उठा हुआ है ऐसे चल रहा है, अगर वाटर तो अगर ऊपर उठा है तो हर जगह ऊपर ही उठा है। ऐसे भी हम देखते हैं कि जहाँ पे हम पत्थर डालते हैं तो वहाँ से हमें नज़र आता है कि एक सर्कुलर रिंग है जो धीरे धीरे फैलता जा रहा है, ठीक है। आप जहाँ पत्थर डालेंगे वहाँ से आप देखेंगे कि सर्कुलर रिंग की तरह पानी के सतह पे कोई चीज़ है जो फैलता चला जा रहा है, ओके। तो आप कोई भी एक रिंग उठाएंगे तो आप क्या कहेंगे कि इस रिंग पे जितना भी पार्टिकल्स मौजूद है वाटर का, वो सारा एक ही स्थिति में वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग अब कहेंगे कि जितना भी पॉइंट्स सेम फेज में हो, सेम स्थिति में वाइब्रेट कर रहा हो, उन सबको अगर हम जोड़ लें तो हमें एक वेव फ्रंट मिल जाएगा। बिल्कुल इसी इक्विपोटेंशियल सरफेस से हम कनेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ इक्वल पोटेंशियल वाले पॉइंट को हम जोड़े थे,
तो यहाँ इक्वल फेज वाले पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, इक्वल फेज का मतलब कि समान रूप से विब्रेट करता हुआ जितना भी मॉलिक्यूल्स है उन सारे को ज्वाइन करने से जो आपको मिले। ठीक है, तो हम पत्थर फेंकेंगे तो यू विल फाइंड सर्कुलर वेव फ्रंट हियर। जो भी पत्थर डालेंगे तो जहाँ पे आप ड्रॉप किए हैं वहाँ से आप सर्कुलर रिंग्स को फैलते हुए देखेंगे। तो ये जो सर्कुलर रिंग्स बन रहा है ये रिंग्स उस वाटर वेव्स के लिए वेव फ्रंट का काम करेगा। तो अब हम वेव फ्रंट को डिफाइन कर सकते हैं, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, उन सारे पॉइंट्स को जोड़ने से जो आपको लोकस मिले, मतलब जो रास्ता मिले, विब्रेटिंग इन द सेम फेज, जो एक ही स्थिति में विब्रेट कर रहा हो, इन सब को हम लोग मिलाएंगे तो हमें एक वेव फ्रंट मिलेगा। ओके, तो आप वेव फ्रंट समझ चुके हैं। तो अब यहाँ पे अभी तक हम लोग रे ऑप्टिक्स सीखे थे, तो रे ऑप्टिक्स में और वेव ऑप्टिक्स में क्या डिफरेंस है थोड़ा पहले ये देख लेते हैं कि रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या बोलते थे कि रे जो है, लाइट जो है वो ट्रेवल करता है, तो जिस रास्ते के लॉन्ग ट्रेवल करता है वो मेरा रे है। ओके, आप बोलते थे ऐसा कि अगर कोई सोर्स है तो सोर्स से हम इनफाइनाइट रेज को हर दिशा में ट्रेवल करते हुए दिखाते थे। ओके, तो ये आपका रे ऑप्टिक्स का कंसेप्ट है। रे ऑप्टिक्स में हम रे को, एक सोर्स है, मान लीजिए यहाँ पे लाइट का हम कोई सोर्स लेते हैं तो इससे हर दिशा में हम कहेंगे कि रे निकल रहा है। ओके, तो यहाँ हम लाइट को रे के रूप में रिप्रेजेंट करते थे। अब हमें लाइट को वेव मानना है, वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है, तो लाइट को हम वेव के रूप में मानेंगे तो कैसे सोचेंगे? तो अब सोर्स से लाइट वेव के रूप में चल रहा है तो वेव के रूप में चलेगा, तो ये क्रेस्ट और ट्रफ के रूप में चलेगा। ओके, तो इस तरह से हम लाइट को मानेंगे कि लाइट अब एक क्रेस्ट और ट्रफ के रूप में चल रहा है। जो सोर्स है आपका, उस सोर्स से हर दिशा में लाइट एक क्रेस्ट और ट्रफ के रूप में, वेव के रूप में चल रहा है। ठीक है, तो अब वेव के रूप में चलेगा तो अब सोर्स से फिर हम इक्वल दूरी पे देखेंगे, तो इक्वल दूरी पे हमें इक्वल फेज वाला पार्टिकल सब मिलेगा। तो इन सारे वेव को, सारे पार्टिकल को जोड़ेंगे तो ये मेरा वेव फ्रंट हो जाएगा। ठीक है, तो वेव फ्रंट, वेव ऑप्टिक्स में अब हम क्या सोचेंगे? वेव ऑप्टिक्स में सोचेंगे कि ये सोर्स है और इस सोर्स से वेव फ्रंट निकल रहा है और ये वेव फ्रंट धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, ये वेव फ्रंट धीरे धीरे एक्सपैंड होता जा रहा है। जैसे हमने पानी में पत्थर डाला था तो सर्कुलर रिंग आपको निकलता गया था। ठीक है, उसी तरह कोई सोर्स ऑफ लाइट लेंगे अगर, तो उससे मेरा स्फेरिकल, चारों तरफ स्फेयर के रूप में ये फैलता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग वेव फ्रंट को एक्सपैंड करते देखेंगे। और दूसरा चीज, आप जैसे देखे थे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर होता था, उसी तरह से यहाँ देखेंगे कि जो ये वेव फ्रंट हम बना रहे हैं, इस वेव फ्रंट पे जो रे ऑप्टिक्स का रे है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये वेव फ्रंट है, एक्सपेंड कर रहा है धीरे धीरे, और रे जो है उस पे 90 डिग्री पे आगे बढ़ रहा है। मतलब रे ऑप्टिक्स के कंसेप्ट और वेव ऑप्टिक्स के कंसेप्ट में इतना ही अंतर है कि दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। रे में हम मानेंगे कि ऐसे रे चल रहा है, तो वेव फ्रंट में मानेंगे कि वेव फ्रंट इस पे 90 डिग्री पे है, ये वेव फ्रंट धीरे धीरे आगे की ओर एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, तो जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर था, उसी तरह से जो रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर है। ओके, तो कोई अगर हम प्लेन वेव फ्रंट लेते हैं, मान लीजिए एक प्लेन वेव फ्रंट, तो इस पे 90 डिग्री पे हम रे को दिखा सकते हैं, ये जो रे है इस वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर है। अगर कोई हम स्फेरिकल वेव फ्रंट लेते हैं स्फेयर के रूप में, तो इस पे 90 डिग्री पे रे को हम दिखा सकते हैं कि रे इस तरह से आगे निकल रहा है। ओके, तो रे और वेव फ्रंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे हम रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में रिलेशन देखे हैं। रे ऑप्टिक्स में हम रे को, लाइट को कहेंगे
द लाइन अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। तो जिस रास्ते पे लाइट चलता है वो रे है। और वेव ऑप्टिक्स में सोचेंगे कि सोर्स से वेव फ्रंट निकल रहा है और वेव फ्रंट धीरे धीरे आगे फैलता जा रहा है। जैसे रे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वेव फ्रंट आगे बढ़ता जा रहा है। अभी वेव फ्रंट यहाँ है, कुछ देर में वेव फ्रंट यहाँ चला आया, फिर वेव फ्रंट आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये वेव फ्रंट धीरे धीरे एक्सपैंड करते हुए चला जा रहा है। ओके, तो आप वेव फ्रंट के कंसेप्ट को समझे हैं। अब देखिए कि वेव फ्रंट हम कैसे कितने रूप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वेव फ्रंट को हम एक्चुअली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक स्फेरिकल वेव फ्रंट, फिर सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट और फिर प्लेन वेव फ्रंट। तो देखिए स्फेरिकल वेव फ्रंट का मतलब क्या है? तो मतलब तो नाम से ही स्पष्ट है। स्फेरिकल वेव फ्रंट मतलब एक स्फेयर के शेप में हो, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट एक सिलेंडर के रूप में हो और प्लेन वेव फ्रंट एक प्लेन के रूप में हो। ये तो नाम से ही क्लियर है। तो देखिए एक्चुअली स्फेरिकल वेव फ्रंट कब बनेगा? तो ठीक है, स्फेरिकल वेव फ्रंट तब बनता है जब सोर्स ऑफ लाइट जो है वो बिल्कुल एक पॉइंट के रूप में हो। ठीक है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हो। एक छोटा सा बल्ब जला दे तो आप क्या देखेंगे कि ये जो सोर्स है इससे इक्वल दूरी पे जो भी लाइट है वो आपको सेम फेज में मिलेगा, तो एक स्फेयर बनेगा। ठीक है, तो इसलिए एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बन गया। और इस वेव फ्रंट पे हम 90 डिग्री पे दिखा सकते हैं। तो 90 डिग्री पे ये रे निकल रहा है, तो सोर्स से रे को निकलते हुए दिखाइए या सोर्स से आप वेव फ्रंट को एक्सपैंड होते हुए दिखाइए। रे दिखा रहे हैं तो आप रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, और वेव फ्रंट दिखा रहे हैं तो आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात हो गई कि एक पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है इट इज फॉर्म्ड बाय ए लाइन सोर्स ऑफ लाइट। कोई सोर्स ऑफ लाइट एक लाइन के रूप में, जैसे मान लीजिए एक ट्यूबलाइट है, एक लंबा सा ट्यूबलाइट आप ले रहे हैं, तो इस ट्यूबलाइट से अगर आप देखेंगे तो इसको एक सिलेंडर से घेर दीजिए। ठीक है, तो एक सिलेंडर के सरफेस पे अगर आप देखेंगे तो यू विल गेट द सेम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इज इट और नॉट? मतलब यहाँ से अगर हम इक्वल दूरी पे चारों तरफ गोला नाच जाए सिलेंडर के फॉर्म में तो आपको हर जगह लाइट की इंटेंसिटी सेम मिलेगी। तो एक सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बन गया। फिर आगे बढ़िए तो ये वेव फ्रंट फिर कुछ देर के बाद आगे एक्सपैंड कर चुका है। तो यहाँ सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट धीरे धीरे एक्सपैंड करता हुआ नजर आएगा। ओके, तो एक लाइन सोर्स ऑफ लाइट है तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। अब प्लेन वेव फ्रंट कैसे बनाएंगे? तो प्लेन वेव फ्रंट ये कुछ नया नहीं है, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट हो या सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट का ही एक छोटा सा पोर्शन है। अगर हम बहुत दूर पे बात करें तो अब आप यहाँ सोचिए कि अगर पॉइंट सोर्स लेते हैं और इससे एक स्फेरिकल वेव फ्रंट एक्सपैंड कर रहा है, ये धीरे धीरे फैल रहा है। ठीक है, फैलता जा रहा है, तो बहुत दूर अगर आप सोर्स से बहुत दूर चले जाते हैं तब आप इसका छोटा सा हिस्सा अगर आप चुनते हैं तो ये सेलेक्ट करते हैं तो ये हिस्सा आपको प्लेन वेव फ्रंट के रूप में नजर आएगा। ओके, इसी तरह सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट में भी अगर आप धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत दूर आगे बढ़िएगा, तो बहुत दूर आगे बढ़ेंगे तो आप उस सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट का अगर छोटा सा हिस्सा सेलेक्ट करेंगे तो ये हिस्सा भी आपको प्लेन वेव फ्रंट के रूप में नजर आएगा। ठीक है, तो इससे मीनिंग निकला कि सोर्स मेरा पॉइंट सोर्स हो या लाइन सोर्स हो उससे मतलब नहीं है। अगर हम सोर्स से बहुत दूर देखते हैं तो यही स्फेरिकल वेव फ्रंट या सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट एक प्लेन वेव फ्रंट के रूप में नजर आता है। तो जहाँ भी प्लेन वेव फ्रंट दिया हुआ है तो आप समझिए कि रे पैरेलल आ रहा है, इस पे परपेंडिकुलर होगा रे, और ये सोर्स जो है वो सोर्स मेरा बहुत दूर है। ओके, तो लार्जर डिस्टेंस पे स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट का छोटा सा पोर्शन एक प्लेन वेव फ्रंट के रूप में बदल जाता है। ओके, तो उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए कि वेव फ्रंट क्या है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
देखिए ये जो वेव फ्रंट है पॉइंट सोर्स और लाइन सोर्स का हम समझ गए, ये ऑलरेडी पहले से सीख चुके हैं। अब देखिए जब भी हम एरो ड्रॉ करेंगे, एन एरो ड्रॉ नॉर्मल टू द वेव फ्रंट एंड पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस रिप्रेजेंट्स ए रे ऑफ लाइट। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है, कि जो मेरा रे है वो हमेशा वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हम लोग इस तरह से रे को ड्रॉ करते हैं, ये रे कौन सा है, ये रे मेरा पैरेलल रे है, ठीक है। आप जानते हैं रे ऑप्टिक्स में कि 3 तरह के रे को हम लोग यूज करते हैं। पैरेलल रे हो सकता है, कन्वर्जेंट बीम भी हो सकता है। आप जानते हैं बंडल ऑफ रेज को बहुत सारा रे लेते हैं तो उसको बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। तो यहाँ पैरेलल रे है, ये पैरेलल बीम हो गया, ये कन्वर्जेंट बीम हो गया, ठीक है, जो सारा रे एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है। और डाइवर्जेंट बीम भी यूज करते हैं जहाँ से रे चारों तरफ फैलता हुआ नजर आए, तो ये डाइवर्जेंट बीम है। तो ये रे ऑप्टिक्स का कंसेप्ट है। अब इस पे परपेंडिकुलर वेव फ्रंट होना चाहिए। तो अगर पैरेलल रे है तो हम इस पे प्लेन वेव फ्रंट बनाएंगे, क्योंकि इस प्लेन पे ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अगर हम प्लेन लेते हैं तो इस प्लेन पे ये रे परपेंडिकुलर है, तो हम कहेंगे ये वेव फ्रंट धीरे धीरे यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ धीरे धीरे एक्सपैंड करता आगे बढ़ता है। जैसे रे आगे बढ़ रहा है उसी तरह ये वेव फ्रंट भी आगे की ओर एक्सपैंड कर रहा है। तो अगर पैरेलल रे है तो प्लेन वेव फ्रंट लेंगे। अब मान लीजिए कन्वर्जेंट बीम है, तब क्या करेंगे, तो इस रे पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इस रे पे परपेंडिकुलर क्या होगा, तो स्फेरिकल सरफेस आपका यहाँ बनेगा। ये स्फीयर धीरे धीरे कन्वर्ज होके छोटा होता जा रहा है। तो अगर कन्वर्जेंट बीम है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, लेकिन वो कन्वर्जिंग होगा। और अगर डाइवर्जेंट बीम है तो फिर यहाँ स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, लेकिन ये धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है, ये फैलता जा रहा है, ठीक है। तो ये हम रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों को कंबाइन कर रहे हैं कि कैसे हम रे डायग्राम बना सकते हैं दोनों ही केस में। ओके, चलिए, तो पैरेलल बीम के लिए सीख गए, कन्वर्जेंट बीम के लिए सीख गए और डाइवर्जेंट बीम के लिए भी सीख गए। स्फेरिकल वेव फ्रंट पॉइंट सोर्स के कारण, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट लाइन सोर्स ऑफ लाइट के कारण बनता है, और प्लेन वेव फ्रंट बहुत जब सोर्स से हम दूर चलते हैं तब बनता है। ये बातें हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। ओके, अब चलिए अब देखते हैं क्या कि अगर जैसे जैसे वेव फ्रंट आगे बढ़ता है, एज ए वेव फ्रंट प्रोग्रेसेस, जो एम्पलीट्यूड होता है वो प्लेन वेव फ्रंट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। प्लेन वेव फ्रंट का जो एम्पलीट्यूड है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है इसका जो है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जैसे जैसे दूर होते जाएंगे ये घटता चला जाएगा। और सिलिंड्रिकल जो वेव फ्रंट है इसका वैरीज इन्वर्सली एज द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस 1/√r, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस के इससे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, अब जो हम कोई भी 2 पॉइंट अगर सेलेक्ट करते हैं तो इन 2 पॉइंट्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन ए वेव फ्रंट इज 0। अब क्यों ऐसा है, क्योंकि आप वेव फ्रंट डिफाइन ही किए हैं कि सेम फेज वाला पॉइंट्स को हम मिला रहे हैं, इसलिए फेज डिफरेंस किसी भी 2 पॉइंट अगर एक ही वेव फ्रंट पे सेलेक्ट करेंगे तो उनका फेज डिफरेंस मेरा 0 आएगा। ओके, ये वेव फ्रंट के डिफिनीशन से ही क्लियर है। ओके, अब जो वेवलेट का जो कंट्रीब्यूशन है ये आगे हम लोग हाइगन्स प्रिंसिपल में और डिटेल समझेंगे। द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए वेवलेट इन एनी डायरेक्शन, ठीक है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल टू द वेवलेट। वेवलेट पे जो नॉर्मल है उससे थीटा एंगल पे अगर आप उस वेवलेट का कंट्रीब्यूशन निकालते हैं तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/2 1 + cos थीटा।
ठीक है। अगर हम रिवर्स में देखें, अगर ठीक अपोजिट डायरेक्शन में देखें तो थीटा 180 डिग्री होगा, और 180 करेंगे तो cos 180 -1 होता है, तो ये कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा। मतलब इससे ये निष्कर्ष निकला कि अगर वेव फ्रंट आपका ऐसे एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, तो इस पे 90 डिग्री पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर लिए, नॉर्मल टू दी वेवलेट, और इसके ठीक अपोजिट रिवर्स डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे कि वेवलेट का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो ये 180 डिग्री पे देखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसको हम सर्टेन एंगल पे भी देख सकते हैं कि इस एंगल पे क्या कंट्रीब्यूशन है, तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस रिजल्ट को हम लोग ध्यान रखेंगे। ये आगे जब हम लोग हाइगेंस प्रिंसिपल को सीखेंगे तो थोड़ा और डिटेल्ड देखेंगे। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हाइगेंस प्रिंसिपल को सीखेंगे। तो आज यहीं तक। आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट कर लिए हैं और आज पहला कंसेप्ट वेव फ्रंट का सीखे हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस और फील्ड इंटेंसिटी दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, उसी तरह से रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स भी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, रे ऑप्टिक्स में हम रे बनाते हैं और वेव ऑप्टिक्स में हम वेव फ्रंट को एक्सपैंड होते हुए देखते हैं। ओके, तो दैट्स ओवर फॉर टुडे। थैंक यू।